नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है और दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की राय हम आपके लिए यहां पर लेकर आते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं डेल्टा वेरिएंट के एक नए म्यूटेटेड वेरिएंट की, जिसका नाम है डेल्टा प्लस। यानी कि सार्स-कोव-2 वायरस जो है उसका एक वेरिएंट था डेल्टा, जो कि भारत में पहली बार पाया गया था और जिसे बहुत ज्यादा संक्रामक माना जाता था। उसका अब एक नया म्यूटेट करके नया वेरिएंट आ गया है जिसका नाम है डेल्टा प्लस। इसको AY.1 वेरिएंट भी कहा जाता है। ये वही डेल्टा वेरिएंट यानी कि B1617.2 का ही एक म्यूटेशन है। जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि अभी बहुत चिंता की कोई बात नहीं है इसको लेकर के, लेकिन एक बात जरूर है कि इसके अंदर एंटीबॉडी कॉकटेल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल जिसका अभी इस्तेमाल होना ही शुरू हुआ था भारत में, उसका शायद असर न पड़ता हो। और ये जो सारे म्यूटेशंस हो रहे हैं ये दरअसल अपनी संक्रमण की क्षमता यानी कि ट्रांसमिसिबिलिटी और इम्यून एस्केप यानी कि हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है, इससे लड़ने की क्षमता है, उससे बचने के लिए ये वायरस लगातार म्यूटेट कर रहा है। ऐसे में हर आम आदमी यही सवाल पूछता है कि क्या ये वायरस लगातार म्यूटेट करता रह जाएगा? क्या ये वायरस हमारे साथ हमेशा रहेगा? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर शैलेंद्र सक्सेना जुड़ गए हैं, जो कि हेड हैं सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से, और डॉक्टर सुशीला कटारिया जुड़ गई हैं, जो कि डायरेक्टर एंड हेड हैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट, द मेडिसिटी मेदांता से। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर कटारिया, आपसे शुरुआत करते हैं। नया वेरिएंट है, डेल्टा का ही दूसरा म्यूटेशन होके अब डेल्टा प्लस है, तो चिंता बढ़ जाती है लोगों के मन में, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की वजह से अभी हम यूके में भी देख रहे हैं कि थर्ड वेव की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। हर जगह चिंता ज्यादा बढ़ी है, हमारे देश में भी सेकेंड वेव डरावनी थी। तो डेल्टा प्लस के बारे में अभी हम क्या जानते हैं? देखिए, वायरस का म्यूटेट होना उसका स्वभाव है। जितनी बार वो मल्टीप्लाई करेगा उस टाइम चांसेस ऑफ म्यूटेशन रहते हैं। तो इसी तरह से जो डेल्टा वेरिएंट था या B1617.2 वेरिएंट था, उसकी वजह से जो हमारे इंडिया में भी जो सेकेंड वेव का ड्राइविंग फोर्स था वो डेल्टा वेरिएंट ही था। किसी नए वेरिएंट का पैदा होना तो कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। अब ये जो नया वेरिएंट है जिसको हम डेल्टा प्लस या AY.1 म्यूटेशन कह रहे हैं, इसका हमें नंबर देखते रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको लगातार ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूलर सीक्वेंसिंग करनी होगी। आज जो हमारे देश में 7 केस हैं, अगर अगले हफ्ते बढ़कर वो 70 हो जाते हैं और उससे अगले बढ़कर 700 हो जाते हैं, तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर हम पाएं कि जिन लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट था, उनकी या तो बीमारी ज्यादा तीव्र थी या उनके कांटेक्ट में ज्यादा से ज्यादा मरीज आए और उनको इन्फेक्शन हो गया, तो भी ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो सकता है। तो इसके प्रति हमें डरना नहीं है, लेकिन सजग रहना है और बहुत ही ज्यादा सर्वेलेंस और समय समय पे मॉलिक्यूलर सीक्वेंसिंग करवाना। मॉलिक्यूलर सीक्वेंसिंग को क्लिनिकल डाटा के साथ मैच करना ये भी बहुत जरूरी होगा, ये समझने के लिए कि आगे जाकर ये जो वायरस है कैसा व्यवहार रहेगा इसका, क्या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनेगा या नहीं बनेगा। ये बात तो आपने सही कही कि सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी हो जाती है, लेकिन डॉक्टर प्रोफेसर सक्सेना, हमारे देश में अब तक अगर 7 जून का आंकड़ा देखें तो 6 जीनोम में ही ये वेरिएंट पाया गया था, जबकि यूके और यूएस में वहां पर जो है ये 6% यूएस के केसेस में था और यूके में भी काफी सारे केसेस में पाया जा रहा था। तो हमारे देश में इतना कम पाया जाना, क्या ये भी वजह है कि जीनोम सीक्वेंस ही नहीं हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं है ये कितना फैल रहा है? हो सकता है ये एक कारण हो, लेकिन ये संपूर्ण कारण नहीं हो सकता है। अगर आप कोरोना वायरसेस के एवोल्यूशन को देखें, जो कि पिछले 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं, ये सारे एवोल्यूशन मोस्टली अगर आप देखें तो इम्पोर्टेड है। जब हमने सबसे पहला म्यूटेशन जो कि अक्टूबर में देखा था, उसके बाद से अगर आप ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखें तो चाहे यूके से आया, फिर उसके बाद एक म्यूटेशन वाले केस में दूसरा म्यूटेशन मिलने लगा, तीसरा, और ये बड़ा ऑफेनली हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है एज ए वायरोलॉजिस्ट की म्यूटेशन कहाँ से आया और क्यों आया। मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस म्यूटेशन का फंक्शनल रोल क्या होगा। क्या वो अटैचमेंट में रोल प्ले करेगा? क्या वो पेशेंट की इन्फेक्शियसनेस को बढ़ा देगा? क्या वो सिम्टोमेटिकली कोई नया सिम्टम पैदा कर देगा?
और या वो कुछ नहीं करेगा, इट माइट बी अ सिंपल साइलेंट म्यूटेशन। ये सारी चीजें करना और इनको कोरिलेट करना, तब तो इस सारी जीनोमिक्स का कोई मीनिंग निकलता है। अदरवाइज अगर हम ह्यूमंस में भी ये डाइवर्सिटी देखने लगे तो हजारों म्यूटेशंस हर बार हर जनरेशन में मिलते ही रहते हैं। दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में जैसे ही कोई भी एक नया म्यूटेशन आता है और लोग ट्वीट करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। वर्ल्ड वाइड जो हमारे बहुत सारे ग्लोबल फोरम्स हैं उनमें सबमिशन शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनको जब तक के फंक्शनली कैरेक्टराइज न कर लिया जाए तब तक के इनके बहुत ज्यादा परेशान होने की या इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैडम ने अभी बताया कि जब तक कि इनको पेशेंट्स में हम कोरिलेट ना कर लें, जो कि अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वाइड भी अगर देखा जाए तो बहुत कम केसेस में हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन की इनकी बहुत जरूरत जी। डॉक्टर कटारिया, शायद एक चिंता की बात जो इस वेरिएंट की रही, क्योंकि अभी तक सिवियरिटी, गंभीर कितनी होती है बीमारी, सबको लेकर के कोई चिंता की बात नजर नहीं आई है। लेकिन एक चिंता की बात जो नजर आ रही है मेरे ख्याल से वो ये है कि अगर हमारे देश में अभी अभी इस्तेमाल शुरू हुआ है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, अगर वो कॉकटेल काम नहीं कर रही है डॉक्टर कटारिया, और उसको लेकर के संशय है कि ये इफेक्टिव रहेगी कि नहीं, तो शायद एक जो रे ऑफ होप दिख रही थी हम लोगों को, उम्मीद की किरण, कि हाँ भाई अब कुछ ऐसा मिल गया, भले ही महंगा हो लेकिन ये कारगर सा नजर आ रहा है, वो थोड़ा सा एक चिंता की बात हो जाती है। हाँ, वो कुछ हद तक चिंता की बात हो सकती है, लेकिन आप जानती हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं वो लैब में बनती हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। तो जहां पर दो मॉलिक्यूल अगर एंटीबॉडीज किसी वेरिएंट पे काम नहीं कर रही हैं, जिसके कि चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी अगर वो नहीं काम कर रही हैं तो उसमें एक थर्ड एंटीबॉडी ऐड किया जा सकता है, और वो कारण मतलब वो उसका जो प्रोसेस है बहुत जटिल नहीं होता है। तो जहां पे दो एंटीबॉडी का मिक्सचर है वहां पर एक और मिश्रण उसके साथ में उसके कंपैटिबल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, और उसको भी देखा जाएगा अगर ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनता है तो। चलिए, ये अच्छी बात है कि मतलब हम अपने इलाज को भी अडेप्ट कर सकते हैं, नया नया अगर वेरिएंट आता है तो नए नए इलाज भी आ सकते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है प्रोफेसर सक्सेना। लेकिन वायरस की अगर हम बात करें तो क्या अब हमारे लिए इस वायरस के साथ जीना ही अब हमारी नियति है? क्योंकि जिस तरह से ये, जैसे मैम भी कह रही थी कि लगातार निरंतर वो म्यूटेट करेगा ही, तो क्या लगातार निरंतर म्यूटेट करता रहेगा और हम इसके साथ ही जिएंगे? ये नॉर्मली जैसे हम हमेशा एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में रहते हैं, कोई भी वायरसेस भी हो या बैक्टीरिया भी हो, वो भी एक कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू रहते हैं, और उनका इवोल्यूशन हमसे कहीं बेहतर होता है क्योंकि उनका जो इवोल्यूशन है उसमें कोई एरर रीडिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, तो वो कई बार बड़ा फास्ट म्यूटेट करते हैं। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हमें इनके साथ रहना पड़ेगा। अगर हम बहुत सारे इन्फेक्शंस को देखें ओवर द लास्ट सेंचुरी, चाहे इन्फ्लुएंजा को आप ले लीजिए और बहुत सारी चीजों की बात कर लीजिए, में सब में निरंतर म्यूटेशन हो रहे हैं। और अभी भी देखिए, आपने H1N1 देखा, अभी आप H3N2 देख रहे हैं, अभी एक नया वेरिएंट H5 आ गया, ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं। तो ये वायरसेस के साथ बहुत ही कॉमन चीज है, और इसके साथ रहना, इसके साथ अडेप्ट करना हमें सीखना ही होगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। हम अभी थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे देशों में फिफ्थ वेव चल रही है, जापान जैसे देशों में चल रही है। तो ये तो हमें सीखना ही होगा कि हमें किस तरीके से इसको अडेप्ट करना है। और अभी जो आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात करी, अगर आप इन्फ्लुएंजा में भी देखें तो हर साल फ्लू शॉट लेना होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर भी हो सकता है हमें हर साल कोविड के लिए एक शॉट लेना पड़े, और उसकी भी इफिकेसी हार्डली 8 से 9 महीने ही होती है। तो ये बहुत देखने की इंपॉर्टेंट बात है कि हर साल नए VOCs या VOIs मिलते रहेंगे, और इनको हमें अपने कॉकटेल में शामिल करना होगा। और हो सकता है हमें आने वाले समय में हर साल, क्योंकि इनके साथ रहना है, तो हर साल हमें नया एक फ्लू शॉट की तरह एक कोरोना शॉट भी लेना पड़े, और ये शायद हमारे लिए एक आवश्यकता भी बन जाए आने वाले समय। और शायद फिर हर साल इस फ्लू शॉट के साथ ये मास्क और ये सोशल डिस्टेंसिंग अब शायद हमें अपनी फितरत का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अगर हाइजीन के हिसाब से देखें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वक्त है, हम हमेशा कहते रहते हैं कि हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हों, तो शायद उन्हें अब अपने जिंदगी का हिस्सा बना लें। शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए NDTV और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। तो हम इसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से कोरोना वायरस के लक्षणों को आप वक्त रहते पहचान सकते हैं, ताकि आप
सही कार्रवाई, सही कदम उठा सकें, जिससे आपको इस बीमारी से पूरी सुरक्षा मिल सके। नमस्कार, एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हम आज के शो में चर्चा करने वाले हैं कि कोविड के लक्षण क्या हैं जिन्हें आप आसानी से पहचान सकें, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नीरज निश्चल, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स से। शुक्रिया डॉक्टर निश्चल हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जबकि केसेस कम हो गए हैं, आसपास संक्रमण कम हो गया है, तो अगर कुछ सिम्टम्स फ्लू जैसे आते भी हैं तो लोग इनको हल्के में ले लेते हैं। तो ऐसे कौन से वो सिम्टम्स हैं जिन्हें देख करके, इन लक्षणों को पहचान करके लोग सतर्क हो जाएं कि ये कोविड भी हो सकता है? देखिए, अभी जो पैंडेमिक के सिचुएशन में कोई भी सर्दी जुकाम का सिचुएशन होगा, जैसे 1 साल पहले सर्दी जुकाम को हम कोविड नहीं मानते थे, बट जैसे कि अभी हमने देखा कि ये पैंडेमिक का फेज है, तो कोई भी सर्दी जुकाम को जब तक आप प्रूव न करें कि कोविड-19 नहीं है, अपने आप को कोविड-19 मान कर चले। सर्दी जुकाम होना, जब लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल की जो बात करते हैं वो होना, इनफैक्ट सिंपली बॉडी एक भी अगर आपको काफी ज्यादा हो रहा है, थकावट ज्यादा हो रही है, जो वायरल प्रोड्रोम हम कहते हैं, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो अपने आप को फटाफट से आइसोलेट करें। और जब तक कि आपको प्रूव न कर दिया जाए टेस्ट के थ्रू कि आप कोविड नेगेटिव हैं, आप बाकी लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। इसी तरीके से हम इस पैंडेमिक को, इस वेव को आने से बचा सकते हैं, क्योंकि इस वेव में हमने यही देखा था कि लोगों ने लापरवाही की, अपने सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है, उस चक्कर में खुद भी बीमार पड़े और अपने साथ साथ कई और लोगों को भी बीमार किया। इसलिए बहुत जरूरी है, कोई भी वायरल सिम्टम आए अपने आप को आइसोलेट कीजिए और टेस्ट करवाइए। डॉक्टर निश्चल, कई बार होता है कि सिम्टम्स तो आपके आ रहे हैं, लक्षण पूरे दिख रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। ऐसे में इंसान असमंजस की स्थिति में आ जाता है कि क्या करें, तो आप क्या सलाह देंगे? नहीं, बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि जो इनिशियल अगर टेस्ट कराए सिम्टम के बावजूद टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तो जैसे मैंने कहा कि इस पैंडेमिक के सिचुएशन में हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगले नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी अगले 3-4 दिन तक अपने आप को आइसोलेट करें। अगर सिम्टम परसिस्ट कर रहा है तो टेस्ट को आप रिपीट कराएं, और उसके बाद अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो ही अपने आप को नेगेटिव मानिए। टेस्ट नेगेटिव आने के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे इनिशियली वायरल लोड कम हो सकता है, सैंपल लेने का तरीका थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, सैंपल ट्रांसपोर्ट हुआ, वहां लैब में एरर हो सकता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इस टेस्ट को नेगेटिव बता सकते हैं, हालांकि आप पॉजिटिव हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर सिम्टम है, अगर आपका पहला टेस्ट नेगेटिव है तो फिर भी 3-4 दिन अपने आप को और एक्स्ट्रा आइसोलेट कीजिए। सिम्टम परसिस्ट करता है तो टेस्ट रिपीट कराइए। और आप क्या कहेंगे कि अगर हमें इस बीमारी से बचना है, ये सिम्टम्स हम तक पहुंचे ही ना, इससे बचना है, तो किन बातों का ख्याल रखें? पिछले 15 महीने से हम सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि इस बीमारी से बचाव ही सबसे कारगर तरीका है, और बचाव का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सभी को पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग फॉलो करने में हिचक रहे हैं। अभी भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि बीमारी कितनी खतरनाक है। कैसे अभी हमने सेकेंड वेव में देखा कि केसेस अचानक से पर डे 4 लाख तक टच कर गया, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो गया। तो ये सिंपली जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि अगर आप मास्क पहन रहे हैं, हैंड हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, अगर बीमार है तो आप बेवजह घर से बाहर नहीं जाए जब तक कि प्रूव न हो जाए कि आप ठीक है, नेगेटिव है, तो ही घर से बाहर निकले। इस तरह की जो लापरवाही लोग करते हैं उसका खामियाजा बाकी उनके आसपास के लोग भुगतते। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक ऐसी चीज है जिससे हर तरह के वेरिएंट से आप बच सकते हो। डेल्टा वेरिएंट हो, डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हो, पुराने वेरिएंट्स हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको बचा सकता है। और जब भी आपका नंबर आए, वैक्सीन जरूर लगवाएं। जो भी वैक्सीन आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, जो भी आपके आसपास स्लॉट है, आप वैक्सीन लगवाने में बिल्कुल कोताही ना करें। तो इन 2 तरीकों से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और टीका, ये तरीके हैं आपको इस महामारी से बचाने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप दफ्तर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, क्योंकि अब अनलॉक हो चुका है और बंद कमरों में काम कर रहे हैं, तो 2 मास्क जरूर लगाएं, लोगों से दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को साफ रखें,
और अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं और टीका वक्त रहते लगवा देते हैं तो ये महामारी आपसे दूर ही रहेगी। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।